Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of August 2026. तो गाइज आज है तारीख 16 अगस्त 2026 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कीनिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं। अब देखो, आज ना हम लोग संडे को वैसे तो वीकली रिवीजन करते हैं, आज हम लोग वीकली रिवीजन नहीं करने वाले। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको फटाफट कवर करेंगे छोटे से सेशन के अंदर में, जो बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं, उनको मिस नहीं कर सकते। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर चर्चाओं में है लगातार, है ना? बहुत सारे पीवाईक्यूज़ वहाँ से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा फिर, सर आज का वीकली रिवीजन कैसे कवर होगा? तो आज वाला जो वीकली कंपाइलेशन है वो अगले वाले वीकली कंपाइलेशन के अंदर हम लोग मिला के कवर कर लेंगे। लाइव डिस्कशन ले लेंगे, थोड़ा लंबा समय चलेगा और सब कुछ वहाँ पे रिवाइज़ हो जाएगा। तो उसके लिए परेशान मत होना। लेकिन आज के सेशन के ऊपर में फ़ोकस करना, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, जिसको आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। अब दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा लगातार पिछले कुछ दिनों से कारगिल वॉर के बारे में डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर में पब्लिश हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर पेज पे कारगिल वॉर के बारे में आर्टिकल छपा। आपको मैं एक एडिटोरियल दिखा रहा हूँ हिंदुस्तान टाइम्स का, यहाँ पर भी कारगिल वॉर के बारे में डिस्कशन होता है। द हिंदू में डिस्कशन होता है। कहोगे ये तो हमें पता है, क्योंकि रिसेंटली 26 जुलाई निकली है। 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस ऑब्जर्व करते हैं हर साल, तो इस वजह से वो न्यूज़ में है। ठीक है, एक तो रीज़न वो है। लेकिन इस बार चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर में ऑपरेशन सफ़ेद सागर एक सीरीज़ आई है, ठीक है? जिसकी वजह से यहाँ पर चर्चाएँ हो रही हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने टिप्पणियाँ की हैं। कोई यहाँ पर बता रहा है कि हाँ, सही चरी तरीके से डिपिक्ट किया गया है। कोई मेंशन कर रहा है नहीं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं सीरीज़ के अंदर में मिस हो गई है। तो उसी बेसिस पर यहाँ पर आप देखोगे, जो राइटर साहब हैं हमारे, वो हैं मनमोहन बहादुर। और इन राइटर के बारे में आप देखोगे तो एक रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल रह चुके हैं। ठीक है, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। समझ रहे हैं कि उस समय पर जीपीएस वगैरह को लेकर क्या प्रॉब्लम हुई थी, वो सब चीज़ इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। बट हमें जानना है कि ये ऑपरेशन सफ़ेद सागर क्या है? ऑपरेशन विजय क्या देखने को मिला था, है ना? ऑपरेशन तलवार साथ ही साथ में देखने को मिला था, तो वो एग्ज़ैक्टली क्या था? आइए मैं एक-एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? रीज़न आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि ऑपरेशन सफ़ेद सागर इंडियन एयर फोर्स की साइड से, भारत की जो वायुसेना है, इनकी तरफ से यहाँ पर ये ऑपरेशन शुरू किया गया था 1999 के कारगिल वॉर के दौरान, जो ये 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल पर जो चोटियों पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था, ऊंची चोटियों पर, वहाँ से यहाँ पे उन लोगों को हटाना था, उनके आर्मी को हटाना था, ठीक है? वहाँ से रिमूव करना था, क्योंकि एक ऐसा रीजन था जहाँ पे जिनको पाकिस्तानी फोर्सेस ने कैप्चर किया था ना, वो एक ऊंची चोटी थी। अब उस समय पर ठंड पड़ती है, उस रीजन खाली था, तो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस को टाइम लगा और उसके बाद में उन्होंने उस वाली चोटी को, उस पीक को कैप्चर कर लिया, उस पर बैठ गए। और आपको पता है भाई एक चीज़, कि मान लो अगर एक रीजन यहाँ पर ये है और ये निचला हिस्सा है, और इस पीक पर अगर कोई इंसान बैठा है, तो उसके नज़र में नीचे का सारा रीजन जो है वो देखने को मिलेगा। तो वो ऊपर से ही नीचे वाले हिस्से को सभी जगह पर टारगेट कर सकता है। तो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस जैसे ही भारत की यहाँ पर कुछ ऊँची चोटियों को कारगिल के अंदर में कब्ज़ा लेते हैं, उसके ऊपर में चढ़ जाते हैं, टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उनके पास में एक प्लस पॉइंट था कि ऊपर से वो टारगेट कर सकते हैं। अब नीचे से मान लो यहाँ पर भाई ये पीक है, नीचे से अगर हमारे आर्मी वाले ऊपर चढ़ते भी हैं, तो उनको टारगेट किया जा सकता है पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की साइड से। इसीलिए इंडियन एयर फ़ोर्स को साथ में आना पड़ा। इंडियन एयर फ़ोर्स ने भी यहाँ पर अपना कमाल दिखाया, ख़ासकर इन पाकिस्तानी फ़ोर्सेस को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, जिससे कि इंडियन आर्मी को टाइम मिले और वो चढ़ सकें और हम अपनी इस चोटी को वापस से रिकैप्चर कर सकें। और इसी दौरान इंडियन नेवी ने भी अपना काम दिखाया था। वो आगे मैं आपको समझाऊँगा उसके बारे में कि इंडियन नेवी का उस समय पर क्या रोल था। समझ रहे हैं? तो दोस्तों, इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है मई 1999 में, क्योंकि जब भी आप कारगिल वॉर के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ 26 जुलाई हम लोग बस इतना पता होता है कि हाँ 26 जुलाई कारगिल दिवस। लेकिन ये वॉर ना बहुत लंबा था। 50 से 60 दिन तक यहाँ पर ये वॉर चला था। ये हम लोग नहीं पढ़ते ज़्यादातर। मई में शुरू हो चुका था ये पूरा का पूरा, जो आप कह सकते हैं ये मामला है, मई में शुरू होता है, जुलाई तक यहाँ पर ये चलता है। एलओसी की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल।
ये कारगिल के अंदर में है। इसके आस-पास का जितना भी रीजन है, जम्मू कश्मीर का खासकर हम लोग नॉर्दर्न पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये वो जगह है जहाँ पे ये पूरा का पूरा जो वॉर है वो छिड़ा हुआ था। अगर मैं एग्ज़ैक्टली आपको एक मैप दिखाऊँ तो हमारा भारत का जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा ये हो गया, है ना? ये हो गया एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल वाला हिस्सा, ठीक है? अब आप देखोगे जब हम एलओसी की बात करते हैं, तो यहीं पर कारगिल वॉर दिखाई देगा। ठीक है, सॉरी कारगिल नाम की जगह दिखाई देगी और आस-पास ना कुछ पीक्स हैं, पीक्स मतलब कुछ चोटियाँ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहाड़ी इलाका है तो टाइगर हिल आपको नज़र आएगा, है ना? टोलोलिंग ये नाम याद रखिएगा टाइगर हिल, टोलोलिंग और पॉइंट 4875 ठीक है? इनके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये सब है, ऊपर एलओसी की लाइन जा रही है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि कारगिल में टोलोलिंग नाम की जगह है, टाइगर हिल है, 0.4875 है, 0.5140 है। इन्हीं पीक को, इन्हीं चोटियों को पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिया था। अब हमें यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ोर्सेस से उन सभी पीक को खाली करवाना था, वो सारी चोटियाँ रिकैप्चर करनी थी। पहाड़ की जो पीक्स हैं, उनको रिकैप्चर करना था। तो उसी रिकैप्चर करने का प्रोसेस में इतना समय लग गया, 50 से 60 दिन लग गए। क्योंकि प्लस पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ऊपर बैठी थी, अब नीचे से जाना उनकी नज़र में सब कुछ है, चारों तरफ का एरिया वो टारगेट कर सकते थे हर चीज़ को, इवन नेशनल हाइवेज़ को टारगेट कर सकते थे। समझ रहे हैं? तो ये पूरा का पूरा जो मामला है, वो निकल कर आता है, जिसके बेसिस पर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय शुरू किया था, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस को वहाँ पे न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, हटाने के लिए एंड एयर फ़ोर्सेस की साइड से जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, वो है ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो प्लीज़ दोनों का नाम याद रखना, ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी की साइड से शुरू होता है, ऑपरेशन सफ़ेद सागर इंडियन एयर फ़ोर्स की साइड से शुरू होता है। ठीक है? तो जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, वैसे तो आपको पता होगा, जो एलओसी की हम बात कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से थोड़ा-सा डिवीज़न हुआ हुआ है। 1947-48 की वॉर की जो बात हम लोग करते हैं, तो इस वॉर के बाद में ही एलओसी के माध्यम से हमने कुछ रीजन्स को डिवाइड कर दिया। और मैं आपको ये पूरा अगर स्थिति कैसे बनी, कारगिल वॉर की स्थिति कैसे बनी, अगर हम इसको समझें, तो दोस्तों हमें जाना है फ़रवरी के महीने में, क्योंकि हमने देखा कि 1999 में कारगिल वॉर होता है, लेकिन मई से जुलाई के बीच में चलता है। लेकिन मई से पहले जो फरवरी का महीना था 1999 में, उस समय पर जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये लाहौर जाते हैं और लाहौर जाने के बाद में इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन होता है। लाहौर डिक्लेरेशन के फ़ोटोज़ को कुछ गूगल पे पड़े हुए हैं, उसको देखिएगा। लाहौर डिक्लेरेशन में एग्ज़ैक्टली क्या-क्या हुआ था, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स अगर बताऊँ, तो लाहौर डिक्लेरेशन में सबसे पहली चीज़ जो रखी गई थी, वो ये था कि भई न्यूक्लियर हथियारों की जो रेस है दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो रही है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उस रेस को तो पहली बात हम अवॉइड करेंगे, ख़त्म करेंगे। समझ रहे हैं? और ये भी ध्यान रखेंगे कभी भी गलती से भी, बिल्कुल गलती से भी दोनों कंट्रीज़ के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसको हम अटैक ना कर दें। समझ रहे हैं? नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हम आपस में अवॉइड करें। सभी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की बात की गई। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी की साइड से कश्मीर का जो ये पूरा डिस्प्यूट था, ठीक है? इसको भी रिज़ॉल्व करने के बारे में डिस्कशन किया गया। अब होता क्या है, ये सब कुछ लाहौर डिक्लेरेशन के अंदर में डिसाइड हो चुका था। इन्हीं की वजह से वॉर की तरफ यहाँ पर एक पूरा मुद्दा मुड़ जाता है। क्योंकि फ़रवरी में यहाँ पर ये विज़िट हुई थी हमारे प्रधानमंत्री की उस समय पर, ठीक है? और फ़रवरी से मई के बीच में अगर आप देखोगे तो जो हाई ऑल्टीट्यूड इंडियन पोस्ट थी यानी एलओसी के आस-पास जितनी भी ऊँची चोटियाँ थीं, ये सब यहाँ पर जो पाकिस्तानी जो ये कह सकते हैं फ़ोर्सेस थे इनकी, इन पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के थ्रू धीरे-धीरे करके इनको कैप्चर कर लिया गया। ये उप क्योंकि ठंड पड़ती है उस समय पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है फ़रवरी के महीने में, ठीक है? तो वो टाइम था फ़रवरी से मई के बीच में। तो इन्हीं टाइम पीरियड के बीच में जो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस हैं, इन्होंने क्या करा, वहाँ पे जितनी भी ऊँची चोटियाँ थीं, उनको कैप्चर कर लिया। और जब ये चोटियों तक पहुँचे, तो उस समय पर वहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, ठंड पड़ता है, रीजन खाली रहता है। तो वो सब चीज़ें कि हाँ भाई कुछ पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ऊपर चोटियों पर पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें किसने देखा? लोकल शेफ़र्ड्स ने। वहाँ पे जो लोकल शेफ़र्ड्स हुआ करते थे, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया। नोटिस करने के बाद में ये जानकारी हमारे हमारे फोर्सेस तक पहुँच पाती है, ठीक है? और इंडिया का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रूशियल लिंक है, नेशनल हाईवे, श्रीनगर से लेह तक जाने वाला, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, श्रीनगर से लेह तक जाने वाला यहाँ पर ये जो हाईवे है ना, ये भी इन्हीं चोटियों के ऊपर से पूरी तरह से टारगेट किया जा सकता था। ये सबसे खतरनाक चीज़ थी, ठीक है? क्योंकि वो ऊपर वाला हिस्सा है और पाकिस्तान का मेन पर्पस क्या था ये सब करने के पीछे का? जो मेजर एम था वो था कश्मीर और लद्दाख के बीच का लिंक को तोड़ देना, ये मेन पर्पस था, ठीक है? ये इनका मेन टारगेट था कि कश्मीर को अलग कर देना लद्दाख से।
अब इंडियन आर्मी और एयर फोर्स ने अपने अटैक्स लॉन्च करने शुरू करे, लेकिन पाकिस्तानी ऊपर बैठे थे इनकी आर्म्ड फोर्सेस, तो नीचे से ऊपर ऊंची चोटी पर अटैक करना बहुत डिफिकल्ट था भाई। खासकर उस रीजन में हायर पोस्ट को रिकैप्चर कर पाना मुश्किल हो पा रहा था। 4 जुलाई तक इंडियन आर्मी ने अपनी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स को कैप्चर करके रखा, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी को सपोर्ट मिलता रहा ऊपर से इंडियन एयरफोर्स का। इंडियन एयरफोर्स ने कोशिश की ऊपर से कि भाई यहाँ पे जो ये पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस बैठे हुए हैं ऊपर की साइड में, इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, इनको रोका जा सके। और इंडियन आर्मी धीरे धीरे करके जो इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, जैसे टाइगर हिल की हमने बात की, टोलोलिंग की बात की, उनको रिकैप्चर कर लेती है, इंडियन आर्मी के हाथ में वापस से आ जाती हैं। समझ गए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर याद रखना, बीच में यूएस का प्रेशर भी आता है। शायद आपने पढ़ा है यूएस का प्रेशर, यानी उस समय पर 1999 की बात करें तो यूएस में प्रेसिडेंट कौन हुआ करता था, बिल क्लिंटन। तो यूएस ने के प्रेशर की वजह से यहाँ पर पाकिस्तान के जो समय पर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे नवाज शरीफ, इन्होंने ऑर्डर दिए कि भाई जितनी भी ट्रूप्स हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, ये सब वापस आ जाएं। खासकर जो इधर इन रीजन्स में प्रेजेंट है, कारगिल वाले रीजन में प्रेजेंट है, इन सबको वापस आने के ऑर्डर दिए 4 जुलाई को। और ऐसे ही यहाँ पर धीरे धीरे आप देखोगे टाइम जब बीतता है, 26 जुलाई का टाइम पीरियड आता है और 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 26 जुलाई वो समय था जब भारत ने अपनी सारी चोटियों को रिकैप्चर कर लिया था, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को यहाँ पे हरा दिया था, सभी जगह से हटा दिया था, सारी चोटियाँ, सारे पीक्स हमारे पास वापस आ गए थे। ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम भी आते हैं। आपने नाम सुना होगा, मनोज कुमार पांडे, विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव, संजय कुमार, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस कारगिल वॉर के। ठीक है। वैसे सभी लोगों ने अपनी बहादुरता दिखाई है, सभी लोग यहाँ पर शामिल थे, सभी के कॉपरेशन के बेसिस पे यहाँ पे ये जो युद्ध है, ये खासकर हम लोग सक्सेसफुली जीत पाए। और फिर उसके बाद आप देखोगे कारगिल वॉर में कुछ डिफेंस आइटम का यूज़ हुआ जिसके बारे में हम पढ़ते नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, बोफोर्स FH-77B, ये एक हाउइट्जर गन है जिसने भारत की सबसे ज़्यादा मदद की थी उस समय पर। और एक कंट्री था इज़राइल जिसने इंडिया की हेल्प की थी। ठीक है। खासकर अलग अलग प्रकार के हथियार, आर्मामेंट से, और अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, उसकी बेसिस पे भी यहाँ पर इज़राइल ने काफ़ी सपोर्ट किया था उस समय पर कारगिल वॉर के दौरान भारत को। जिसका रिजल्ट पता है क्या निकला था? आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। जिसका रिजल्ट ये निकला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को 303 सीट मिलती हैं 13वें लोकसभा के अंदर में। 13वें लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए थे अक्टूबर 1999 में। और जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, ठीक है, पाकिस्तान का, इसने एक तख्ता पलट, मतलब आप कह सकते हैं, अनाउंस कर दिया, खासकर उस समय पर जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थे पीएम शरीफ, उनके खिलाफ में। और ये ब्लेम गेम मतलब एज़ इट इज़ उसके बाद यहाँ पर चलता रहा कि ये हमने अटैक नहीं करवाया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। ये चीज़ें जो हैं फिर लगातार चलती चली जा रही थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर खुद से मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं, जो खासकर इस आर्टिकल में भी मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इस आर्टिकल में हमने देखा, जो मैंने अभी आपको बताया उसमें इंडियन आर्मी के बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया। अब हम लोग समझते हैं कि इंडियन एयर फोर्स का भी एग्ज़ैक्टली क्या रोल था, क्योंकि ये जो ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था, वो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे था, जैसे हमने डिस्कस किया। हाई ऑल्टीट्यूड मतलब 16,000 से लेकर 18,000 फीट की ऊँचाई पर हम लोगों को ये ऑपरेशन करना है, वो भी एक भयंकर ठंड में। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। समझ रहे हैं? और इंडियन एयर फोर्स के सामने एक चैलेंज भी था। चैलेंज ये था, भई इंडियन एयर फोर्स चाहे तो एलओसी तक जाकर पार करके यहाँ पर सबको ऊपर चोटियों पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन इंडियन एयर फोर्स को ऑर्डर दे दिया गया कि उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करना है। स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि बिना लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करे, यानी कि बिना एलओसी वाला रीजन क्रॉस करे, आपको इन पॉइंट्स के ऊपर से पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को टारगेट करना है। अब बिना एलओसी क्रॉस करे, क्योंकि बीच में पीछे बार-बार एलओसी आ जाता था उन चोटियों के पीछे, तो एयर फोर्स के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट टास्क रहा। अब ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो एयर फोर्स की साइड से चलाया गया, याद रखिएगा, जो हमारी वायुसेना है वो चलाती है ऑपरेशन सफ़ेद सागर। 1999 में पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड आर्म्ड पर्सनल ऑक्यूपाइड, इस ये जितने भी लोग थे, जितने भी यहाँ पर इनके सोल्जर्स थे, आर्म फोर्सेस थे, इन्होंने इंपॉर्टेंट हाइट्स को कैप्चर कर लिया था, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया। इंडिया यहाँ पे, अगर आप देखोगे देश के स्तर पे जो ओवरऑल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कंट्री के स्तर पे, वो ऑपरेशन विजय था। लेकिन इंडियन एयर फोर्स ने एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया था, विच इज़ ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ताकि आर्मी को सपोर्ट किया जा सके। ऊपर से हम लोग यहाँ पे पाकिस्तानी सोल्जर्स को लगातार कह सकते हैं कि अटैक करेंगे, उनको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, तो नीचे से इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा कि वो आराम से हिल पर ऊपर की साइड में चोटी पर वो चढ़ सकें। नहीं तो फिर यहाँ पे अगर इंडियन एयर फोर्स का सपोर्ट ना रहे, ठीक है, या इंडियन एयर फोर्स का यहाँ पर ऑपरेशन ना चलाया जाए,
तो इंडियन आर्मी को और समय लग जाता, वो जब नीचे से चढ़ रहे होते ऊपर चोटी पर, तो ऊपर से बैठे हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स के लिए वो ईज़ी है नीचे टारगेट करना। वो ऊपर से देख पा रहे हैं सब कुछ नीचे, जबकि नीचे से ऊपर अटैक करना मुश्किल होता है। समझ रहे हैं? तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन सफ़ेद सागर का ये था कि पाकिस्तानी की जो मिलिट्री पोज़ीशंस हैं, उनको कमज़ोर कर दिया जाए, जो ये ऊपर बैठे हुए टारगेट कर रहे थे हमें, इनकी पोज़ीशन कमज़ोर किया जाए। और आईएएफ ने सारे एनिमी पोज़ीशंस को टारगेट किया, उनकी सप्लाई लाइन को टारगेट किया और ये सब डिसरप्ट करने के बाद में आर्मी एडवांस करती है, आर्मी आगे बढ़ती है और इस भयानक से माउंटेनियस रीजन को ठंड में क्रॉस करके ऊपर चढ़ती है और उसके बाद में अपने हिल्स को, अपनी जितनी भी ज़मीन है उसको हम लोग वापस से रिकैप्चर करते हैं। और रिकैप्चर का सारा काम 26 जुलाई तक हो चुका था, इसलिए हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के नाम से ऑब्ज़र्व भी करते हैं। ठीक है? आई होप आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ चुका है। लाहौर डिक्लेरेशन के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ कि पूरा मामला क्या चल रहा था, लाहौर डिक्लेरेशन का क्या इश्यू एग्ज़ैक्टली देखने को मिला। ऑपरेशन विजय के बारे में हमने जाना कि जो इंडियन मिलिट्री रिस्पॉन्स था वो ऑपरेशन विजय का था। ठीक है? क्लियर हो गया? और मेजर विक्ट्रीज़ कौन-कौन सी हैं? टोलोलिंग पीक, टाइगर हिल, पॉइंट 4875 जिसके बारे में आपको बता रहा था, ये चोटियाँ वापस से हम लोग रिकैप्चर कर लेते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हाई ऑल्टीट्यूड का, भाई ऊँचाई का। 16,000 से 18,000 फीट कोई छोटा नहीं है। 18,000 फीट आप इमेजिन करो कितनी ऊँची चोटी है, कितना ऊँचाई तक हमें ऑपरेशन कंडक्ट करना है। और जितना ऊपर जाओगे ऑक्सीजन की कमी, हवा पतली हो जाएगी, टेरेन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, रास्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पहाड़ी इलाका है, वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। मतलब मूव करने के लिए ज़्यादा जगह भी नहीं है। तो इस दौरान यहाँ पे ऑपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। बट इसमें हमको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। समझे? अब आगे आप देखोगे तो उसमें हमने आर्म फोर्सेस के रोल के बारे में डिस्कशन किया। कंट्रीब्यूशन में इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा, इंडियन एयर फोर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। इंडियन आर्मी की साइड से जो ऑपरेशन विजय चलाया गया, वो ओवरऑल मिलिट्री ऑपरेशन था वो। इंडियन एयर फोर्स की साइड से सेपरेटली ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया। लेकिन आपको पता है उधर ही इंडियन नेवी भी एक्टिवेट हो चुकी थी। इंडियन नेवी का ऑपरेशन तलवार था। जो खासकर कोशिश कर रही थी मैरीटाइम प्रेशर, क्योंकि अरेबियन सी से मैरीटाइम समुद्र के रास्ते ज़रिए प्रेशर डाला जाए पाकिस्तान के ऊपर में कि भई इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी रिज़ॉल्व कर दो वरना आपका बुरा हाल हो सकता है। ठीक है? अब जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स यहाँ पर यूज़ करे गए हैं, इंडियन एयर फ़ोर्स ने जो फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ किए उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो है मिराज 2000। ये इसने मेजर रोल प्ले किया है सटीक तरीके से टारगेट करने के लिए। इंडियन एयर फ़ोर्स ने लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, लेज़र डेज़िग्नेटर पॉड्स का इस्तेमाल किया टारगेट्स को एक्यूरेटली हिट करने के लिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि भई दुश्मन की पोज़ीशंस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाए, कमज़ोर किया जाए एंड उसके बाद हम अपनी टेरिटरी को वापस से रिकैप्चर कर लें। समझे? आई होप ये भी क्लियर हो चुका है आपको बहुत आसानी से। एयर डिफेंस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, हेलीकॉप्टर्स का बहुत बड़ा रोल था, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया खासकर इवैक्यूएशन के लिए, है ना? एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट कोई सामान प्रोवाइड करवाएँ तो उस समय पर हेलीकॉप्टर्स का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। लगभग 5,000 स्ट्राइक मिशंस कंडक्ट करे गए थे इंडियन एयर फोर्स की साइड से। कितने? 5,000 स्ट्राइक मिशंस। ठीक है, 350 एलेंट मिशंस को किया गया, 800 एस्कॉर्ट फ्लाइट्स यहाँ पर कंडक्ट करी गईं, 2000 से ज़्यादा जो हेलीकॉप्टर सॉर्टीज़ हैं वो यहाँ पर कैरी आउट करे गए। ये सब कुछ हो रहा था, यानी ऑपरेशन अपने आप में बहुत मैसिव ऑपरेशन था जिसके बाद क्या रिज़ल्ट निकल कर आता है वो हमारे सामने प्रेज़ेंट है। समझ रहे हैं? इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए क्या क्रिएट हो गई थी? एक तो ऊँचाई, वो तो हमने देखा। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम हमारे लिए ये थी कि इंडियन एयर फ़ोर्स को एक सख्त ऑर्डर था कि वो एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है? तो बिना एलओसी को क्रॉस करे ऑपरेशन को कंडक्ट करना, सटीक तरीके से वेपन्स का इस्तेमाल करना, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, सटीक तरीके से टारगेट को हिट करना, ये सब यहाँ पे डिफ़िकल्ट तरीके से हो तो गया, सक्सेसफुली हमने कर तो लिया, लेकिन ढेर सारे चैलेंजेस को हमने फेस करे। ठीक है? तो ये रही दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशन सफ़ेद सागर का पूरा आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर। याद रखिएगा इसमें कुछ मेजर एरियाज़ हैं, जैसे अगर हम प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स की बात करें या मेंस के लिए तो आपके पास में इनफ डिटेल्स है, आराम से आप लिख दोगे। प्रीलिम्स के लिए याद रखना ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑपरेशन तलवार तीनों डिफरेंट हैं। मेजर एरियाज़ की बात करेंगे इसमें मुश्को वैली है, द्रास है, कक्सर है, बतालिक है, तुरतौक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स आपको देखने को मिल जाएँगे, जो जिन मेजर एरियाज़ कहीं न कहीं इस कारगिल वॉर के अंदर में इंक्लूड हुए। बाकी कुछ चोटियों के नाम हम लोगों ने डिस्कस किए थे, टाइगर हिल का डिस्कशन किया था, ठीक है? तोलोलिंग के बारे में बात की है। फिर कुछ नंबर्स वाले जो पीक हैं, उनको भी थोड़ा-सा याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए, आगे आते हैं उसके बाद में अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है लार्सन एंड टूब्रो एंड कोल इंडिया लिमिटेड। ये 2 इंपॉर्टेंट कंपनी भारत की।
ये 20 बिडर्स में से शामिल हो चुके हैं फॉर द रेयर अर्थ मैग्नेट प्लान। मैं आपको समझाता हूँ पूरा एग्ज़ैक्ट मैटर है क्या। आपको यहाँ पर एक स्कीम के बारे में पता होना चाहिए व्हिच इज़ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट ईयर इसको लेकर क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अभी इस आर्टिकल पे मैं बहुत विस्तार से डिस्कशन करूँगा, लेकिन इस पर फर्दर बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को जॉइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको जॉइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप लोग अपने सामने देख पा रहे होंगे। ये सारे के सारे पीडीएफ हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलते हैं, लेकिन ये सारे पीडीएफ्स आपको मिलते कहाँ पर हैं? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को जॉइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा छोटा-सा है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक आप 499 में इस ग्रुप को जॉइन करके रख सकते हैं। जॉइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू जॉइन दिस ग्रुप, आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सैटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट आप लोग सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है? और याद रखिएगा, जो मैंने आपकी डिटेल्स मेंशन करी हैं, ये ग्रुप आपका एक लाइफ टाइम ग्रुप रहने वाला है, जिसमें करंट अफ़ेयर का सभी चीज़ प्रेज़ेंट किया जाता है, हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए ये अल्टीमेटली हेल्पफुल रहने वाला है। अब अगर अगर आप इस आर्टिकल को देखते हो, तो उसमें एक नहीं 2-2 टॉपिक्स हैं, जिसको हमें साथ में कवर करना है। ठीक है? एक तो ये वाला आर्टिकल भी प्रेज़ेंट है और जो अभी हम लोगों का न्यूज़ में चल रहा है, वो ये वाला आर्टिकल है। देखो मामला क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़, सरकार चाहती है कि देश के अंदर में ढेर सारा जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है, इसको मैन्युफैक्चर किया जाए। रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या होते हैं? ये वो मैग्नेट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है आज के समय की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर में। यानी अगर ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स ना हो, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टरबाइन, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाएँगे। इन सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का सबसे बड़ा रोल होता है। इसी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्कीम को लॉन्च करती है पिछले साल नवंबर के महीने में, यानी नवंबर 2025 में। और उस स्कीम को एग्ज़ैक्ट जो नेम दिया गया है, वो है यूनियन कैबिनेट सॉरी यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूवल दिया था। इस स्कीम का नाम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट्स। तो जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आती है। आरईपीएम मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, सिंपल आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को मैन्युफैक्चर करने वाली स्कीम। टारगेट ये है कि हम अपने देश के अंदर में लगभग 6000 एमटीपीए तक जो ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, इनका प्रोडक्शन अपने देश में खुद से करें। क्योंकि आज हमें ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, ये बाहर से मँगाने पड़ते हैं, परचेज़ करने पड़ते हैं, इम्पोर्ट करने पड़ते हैं प्रिसाइज़ली। अब इम्पोर्ट कहाँ से हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा दोस्तों ये मैग्नेट्स हम लोग चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। और चाइना कभी-कभी गेम खेल देता है। चाइना कहता है कि भई हमारे यहाँ पर थोड़ी-सी कमी हो गई है, हम ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं। और लास्ट ईयर 2025 में भी ऐसा हुआ कि चाइना ने इन परमानेंट मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट के ऊपर में कुछ जगह पे रोक लगा दिया। अब भारत क्या इंतज़ार करता रहेगा क्या कि भई रेयर अर्थ मैग्नेट्स कहीं से आ जाएँ, उसके बाद हमारी ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो करेंगी, तो इंडिया को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम रेयर अर्थ मैग्नेट्स के मामले में भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसके बेसिस पे क्या होता है, ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स है, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए सरकार ये स्कीम लॉन्च करती है, जिसमें 7280 करोड़ रुपीज़ खर्चे जाएँगे। अब भाई ये रेयर अर्थ मैग्नेट को बनाए कौन? बनाने के लिए बोली लगवाई जाएगी। जो-जो कंपनियाँ आएँगी, अपनी बोली लगाएँगी, इस स्कीम में शामिल होंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी, उनको ये सपोर्ट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा जब बोली लगवाया गया तो लार्सन एंड टूब्रो, कोल इंडिया और ऐसे माइक्रॉन्स और तमाम हमारे देश की इम्पोर्टेंट कंपनीज़ शामिल हो चुकी हैं। बिल्कुल, उन्होंने बोली लगा दी है और वो यहाँ पे शामिल हो चुके हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है? अब ये स्कीम भारत के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? या ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, ये भारत के लिए एग्ज़ैक्टली कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? चलो ये समझ लो। पहली चीज़, इससे क्या होगा? इम्पोर्ट के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। जो हम चाइना से रेयर अर्थ मैग्नेट्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। अपने देश में हम खुद से बना रहे होंगे। और जब बनाएँगे तो हम खुद की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ कर लेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी में इसका इस्तेमाल हो रहा किया जा रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम इसका यूज़ कर पा रहे होंगे। डिफेंस, एरोस्पेस में यूज़ करेंगे, डोमेस्टिक वैल्यू चेन, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार बढ़ेगा जब यहाँ पर इन मैग्नेट्स को इंडिया के अंदर में बनाया जाएगा। इवन जब हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कैपेबल हो जाएँगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे, तो हम फर्दर इन मैग्नेट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये एक्सपोर्ट ज़रूरी बहुत है।
ये मैग्नेट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये लास्ट ईयर वाला आर्टिकल है, इससे आपको एक सही तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग है वो बैठेगी। क्यों हमें मैग्नेट्स बनाने ज़रूरी हैं? क्योंकि चाइना ने यहाँ पर बोला कि हम लोग रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई भारत के लिए अभी के लिए रोक रहे हैं। फिर ये बाद में फिर से डिसीजन लेना भूल गए कि भई सप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये मामला चैलेंजिंग हो गया था लास्ट ईयर। क्योंकि इंडिया ढेर सारा रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना से इम्पोर्ट करता है, याद रखिएगा। हमारी कुछ इंपॉर्टेंट विजिट्स हुई, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के बाद साथ हमने बातचीत की, उसके बावजूद भी रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई को वापस से रीस्टार्ट नहीं किया गया था, ये मामला अटक गया था। और रीज़न ये भी है कि भाई चाइना के पास में एक डोमिनेशन है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का। चाहे वो रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग हो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग हो, या फिर आप देख पाओगे मैग्नेट्स का ही क्यों नहीं एक मामला हो। चाइना आज दुनिया में रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का 85 टू 90% कंट्रोल करता है। कितना? 85 से 90% चाइना कंट्रोल कर रहा है रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग को। इंडिया लगातार डिपेंडेंट है हेविली ऑन चाइना फॉर रेयर अर्थ मैग्नेट्स। हम लोग लगातार चाइना से बहुत सारा जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है, उसको यहाँ पे हम लोग मँगा रहे हैं। ठीक है? और सप्लाई जहाँ भी रुकेगी, जहाँ भी चाइना मना करेगा कि भई हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वहाँ-वहाँ इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, ये सब चीज़ें रुक जाएँगी। तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी आता है, जब-जब रिलेशंस खराब होंगे, चाइना बार-बार यही कोशिश करता है कि भई रेयर अर्थ मैग्नेट्स को इंडिया में जाने से रोका जाए। इससे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बताया कि जैसे में हमने डिस्कशन किया है कि भई रेयर अर्थ मैग्नेट्स आज ऑटो पार्ट इंडस्ट्री के अंदर में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वहाँ भी इस्तेमाल होते हैं। तो लास्ट ईयर ही आप देख पाओगे जो हमारी ऑटो पार्ट इंडस्ट्री इन्होंने माँग की है कि भई हमारे देश में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जहाँ पे हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स या जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, इसके लिए हम स्पेसिफिकली काम कर रहे हों अपने देश में। समझे? जिसके बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट आरपीएम जो प्रोग्राम है इसको शुरू करती है। ये प्रोग्राम का मेन पर्पज़ है देश में ही इस तरीके से रेयर अर्थ मैग्नेट्स को बनाया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि ये परमानेंट मैग्नेट्स बनती कैसे हैं? और ये परमानेंट मैग्नेट्स का एग्ज़ैक्टली यूज़ कैसे किया जाता है? देखो, ये परमानेंट मैग्नेट्स बनती हैं रेयर अर्थ एलिमेंट से। रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल जो है वो बहुत वाइड लेवल पर होता है, यानी कि खनिज पदार्थ, मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे आपने येथ्रियम का नाम सुना होगा, ये आपका रेयर अर्थ एलिमेंट है। सीरियम, है ना? गैडोलिनियम, सैमेरियम, नियोडिमियम। अब देखो, नियोडिमियम नाम का जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। सैमेरियम का इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। ठीक है? तो ये मिनरल्स आपको दिख रहे होंगे। इन्हीं से हम लोग क्या बनाते हैं? रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाते हैं। आज हमारे पास में 2 प्रकार की मैग्नेट्स हैं दुनिया में। एक तो आती है नियोडिमियम वाली मैग्नेट और दूसरी आती है समैरियम कोबाल्ट वाली मैग्नेट। नियोडिमियम की बात करेंगे तो उसमें केवल नियोडिमियम नहीं है दोस्तों, नियोडिमियम के साथ-साथ आयरन भी है, बोरोन भी है। तो इन दोनों को मिलाकर एक बहुत मजबूत मैग्नेट बनाई जाती है जिसका इस्तेमाल अलग-अलग टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में होता है। फिर सेकंड जो आता है हमारा, वो है समैरियम प्लस कोबाल्ट वाली मैग्नेट। अब समैरियम और कोबाल्ट वाली जो मैग्नेट है, इसका जो हीट रेजिस्टेंस पावर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है? ज़्यादा कोरोशन रेसिस्टेंट रहती है, इसमें ज़ंक वगैरह नहीं लग सकती, तो ये इसके थोड़े से फ़ायदे देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? अब यहाँ पर याद रखिएगा, इसी में ही जब हम लोग मैग्नेट्स को बना रहे होते हैं, तो इसमें एक नई कैटेगरी भी है। ध्यान में रखिएगा, ये रहे। कुछ चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, नियोडिमियम, समैरियम, कोबाल्ट वाली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाली मैग्नेट्स प्रेज़ेंट है। फिर यहाँ पे कुछ सेरेमिक मैग्नेट्स बनती हैं, कमज़ोर सी होती हैं, वीक होती हैं, लेकिन हाई कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। फिर अल्निको मैग्नेट्स भी बनाई जाती हैं, जिसमें एल्यूमीनियम, निकेल, कोबाल्ट का मिक्सचर भी यूज़ किया जाता है। तो जो मेन क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, उन क्रिटिकल मिनरल्स के नाम भी प्लीज़ याद रखिएगा। ये आपके सामने प्रेज़ेंट है, नियोडिमियम, डिस्प्रोज़ियम, समैरियम, कोबाल्ट और प्रेसिडोमियम। ये हेवी और लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स के लिए। अब ये कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं? ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। जियोपॉलिटिकल चैलेंज ये है कि चाइना 90% ग्लोबल रेयर अर्थ मैग्नेट्स का प्रोडक्शन अकेला कर रहा है, तो हम इसके ऊपर में डिपेंडेंट हैं। जबकि इंडिया के पास में भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाने का पोटेंशियल है, हमारे पास में मोनाज़ाइट सैंड वगैरह प्रेज़ेंट है, तो हम भी यहाँ पर इस प्रकार के मैग्नेट्स को बना सकते हैं। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट्स के बीच का थोड़ा-सा डिफरेंस याद रखिएगा। मैग्नेट्स की टाइप 4 टाइप्स होती हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, परमानेंट मैग्नेट्स की 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है नियोडिमियम वाली मैग्नेट, ठीक है? इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? मेजर वीकनेस ये है कि भई अगर इसके ऊपर में सही तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, कोटिंग नहीं की गई, तो ये कोरोड हो जाएगा, ठीक है? इसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। समैरियम कोबाल्ट वाली होती है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ज़्यादा गर्माहट को झेल सकती है, कोरोज़न के प्रति यानी कि जंग के प्रति रेज़िस्टेंट है। फिर एक आती है अल्निको वाली मैग्नेट, ये एक्सेप्शनली हाई टेम्परेचर को झेल सकती है, 540 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को ये झेल सकती है।
फिर आती है एक सेरेमिक मैग्नेट जो अगेन एक हाईली रेजिस्टेंट है। तो ये 4 प्रकार की मैग्नेट्स होती हैं, याद रखिएगा नियोडिमियम, समैरियम कोबाल्ट, अलनीको और फेराइट। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने, आप रेडी हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है? अब देखिए ये है यूपीएससी का 2012 का एक क्वेश्चन, ठीक है? बस खाली यहाँ पे हम लोगों ने एक रेफरेंस लिया है कि हाँ भाई इस तरीके से जो प्रश्न एग्ज़ामिनेशन में वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एक कंसर्न, एक चिंता देखने को मिली है ओवर शॉर्ट सप्लाई ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स व्हाई? यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की एक जो सप्लाई होती है, उस सप्लाई का एक शॉर्टेज हो गया है, सही तरीके से कंट्रीज़ के पास में रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये पूछा गया। नंबर 1 इज़ क्योंकि चाइना जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इन एलिमेंट्स का, उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया एक्सपोर्ट के ऊपर में, इस वजह से शॉर्टेज हो जाता है, जो सही बात है भाई। चाइना रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, तब भी तो शॉर्टेज हो जाता है ना, क्योंकि 90% प्रोसेसिंग, 90% परमानेंट मैग्नेट्स यही लोग बना रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इन्होंने एक्सपोर्ट्स के ऊपर में रोक लगाई तो शॉर्टेज हो जाएगा सप्लाई के ऊपर। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि अदर देन चाइना, चाइना के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली, ठीक है? अदर देन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, दीज़ एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी कंट्री। यानी चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली इन 4 देशों के अलावा ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो दुनिया में किसी दूसरे देश में नहीं पाए जाते, ऐसा नहीं है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स दुनिया भर के पास में प्रेजेंट है। बात आती है प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग करने की पावर चाइना के पास में सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये एलिमेंट्स दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज़ के पास में, इवन हमारे पास में भी ढेर सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाला स्टेटमेंट कहता है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है? और इसी वजह से इन एलिमेंट्स की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट्स का, इन्हीं मेटल्स का तो यूज़ कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को मैन्युफैक्चर वगैरह करने के लिए। तो 1 एंड 3 जो है यहाँ पर एग्ज़ैक्टली सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, देखिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये इंडिया, यूएसए, ब्राज़ील, वियतनाम, साउथ अफ्रीका और भी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर में पाए जाते हैं, केवल इन्हीं कुछ कंट्रीज़ में नहीं पाए जाते। ठीक है? तो आंसर हो गया सी वाला। अब एक और न्यूज़ आर्टिकल है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा भाई अभी रिसेंटली मॉनसून सेशन शुरू हुआ था 20th ऑफ जुलाई से, 20 जुलाई से मॉनसून सेशन शुरू होता है और अब मॉनसून सेशन खत्म भी हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर में। लेकिन परिणाम कुछ ज़्यादा बढ़िया निकल कर नहीं आए हैं, खासकर वो बात यहाँ पर बोली जा रही है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर में सही तरीके से बिल्स के ऊपर में डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, बट पार्लियामेंट के जो सिनारियो निकल कर आए हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, शेमफुल सिनारियो हैं। कि किसी बिल पे अगर डिस्कशन करना हो, डिबेट्स करना हो, तो इस तरीके से शोर-शराबा हो रहा है जैसे एक छोटे क्लास में होता है। शोर-शराबा यहाँ पर हो रहा है, तो प्रॉपर मात्रा में कोई भी बिल के ऊपर में सही तरीके से ना ही डिबेट हुआ है, ना ही डिस्कशन हुआ है। बहुत सारे बिल एज़ इट इज़ पास हो गए हैं, बहुत सारे बिल रुक गए हैं। ऑपोज़िशन केवल कुछ मैटर पे अटका पड़ा है, ठीक है? तो इस वजह से मॉनसून सेशन जो है ना, ये एक फेलियर सा देखने को मिला और ऑब्वियसली ये मॉनसून सेशन या पार्लियामेंट के अंदर जो भी सेशन चलता है, पर मिनट का लाखों रुपए का खर्चा आता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होके बोल रहा है पर मिनट का लाखों रुपए का खर्चा है। उस पूरे मॉनसून की सिक्योरिटी का, उनकी सैलरीज़ और वो सब पैसा कहाँ से जा रहा है? वो सब पैसा टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। करोड़ों रुपया यहाँ पर वेस्ट हो जाता है जब कोई डिस्कशन या जब कोई सेशन प्रोडक्टिव नहीं रहता। तो इस बार भी आर्टिकल में राइटर साहब ने यही मेंशन किया है कि प्रेसिडेंट ने मॉनसून सेशन की शुरुआत तो बेसिकली 4 जुलाई से की थी, बट ये सेशन 20 जुलाई से शेड्यूल होना शुरू हुआ। 19 डेज़ तक चला, लेकिन बहुत सारे मुद्दे पर डिसएग्रीमेंट रहा। नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है? और राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर में जो डोनेशन खासकर यहाँ पे चोरी हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ और बस यही 2 मैटर जो है वो अटके रह गए। यही 2 मैटर बार-बार अटके रह गए, क्योंकि 20 जुलाई वही टाइम पीरियड था जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ। तो जंतर मंतर पे जो यहाँ पर पूरा सिचुएशन घटित हुआ था, वो बार-बार यहाँ पे ऑपोज़िशन ने उसी मुद्दे को रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ प्रेज़ेंट करना शुरू किया। तो आर्टिकल कहता है कि भाई यहाँ पर ये सिचुएशन इस वजह से बेकार हो गई और लोकसभा, राज्यसभा ये अपनी जो एक्सट्रीम पोटेंशियल तक होते हैं, वहाँ तक ये लोग नहीं वर्क कर पाए। क्योंकि 19 दिन का जो ये मॉनसून सेशन चला, इसमें लोकसभा केवल अपना 15% दे पाता है, काम करता है, 15% ही फंक्शन कर पाया और राज्यसभा 100 में से केवल 33% फंक्शन कर पाया। 2 दिन को छोड़ दें, तो लोकसभा 1 घंटे से ज़्यादा काम ही नहीं किया है, आपस में ऐसी बहस छिड़ जाती है, डिसरप्शन हो जाता है, पार्लियामेंट में ऐसा शोर-शराबा चल रहा होता है, जिस वजह से 1 घंटे से ज़्यादा लोकसभा सेशन नहीं हो पा रहा। आप इमेजिन करो, 2 दिन के बाद लोकसभा सेशन हो ही नहीं पाया। राज्यसभा फंक्शनिंग की बात करेंगे तो ये भी अपना लोएस्ट रहा है सिंस बजट सेशन 2023। 2023 में जो बजट सेशन हुआ, उस समय पर राज्यसभा का प्रोडक्टिवनेस बढ़िया था। उसके बाद से आज तक कोई भी सही तरीके से फंक्शन नहीं हो पाया।
लोकसभा को 35 बार स्थगित करा गया, राज्यसभा को 37 बार स्थगित करा गया, अभी केवल एक ही मॉनसून सेशन के अंदर में। ये दिखाता है कि जिस तरीके से डिसरप्शन हुआ जा रहा है, शोर-शराबा चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर में, इससे जो अवेलेबल टाइम है वो कम पड़ जाता है। कोई डिबेट नहीं हो पाती, कोई पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी नहीं हो पाती और जल्दी-जल्दी फिर जब टाइम खत्म होने वाला होता है, सेशन एंड होने वाला होता है, तो जबरन बहुत सारे बिल को पास करना पड़ता है, जो नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में ऑपोजिशन को सही तरीके से क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। कोई बिल आ रहा है, उस पे प्रॉपर मात्रा में डिस्कशन करने की ज़रूरत है और रूलिंग पार्टी को जवाब देने की ज़रूरत है। ठीक है? यहाँ पर लीडर्स एब्सेंट हो जाते हैं, लीडर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बिल पास हो रहे हैं, बिना डिस्कशन के पास हो रहे हैं। ऐसा पूरा का पूरा जो सेशन है वो कंडक्ट हो रहा है। अब पार्लियामेंट के अंदर में एक सबसे इम्पोर्टेंट आवर होता है, पहला घंटा क्वेश्चन आवर का। पार्लियामेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म माना जाता है अकाउंटेबिलिटी का, कि भाई क्वेश्चन आवर नाम से पता चल रहा है कि भाई इस समय पर अपोजिशन पार्टी प्रश्न पूछेगी अलग-अलग एमपीज़ से, खासकर यूनियन मिनिस्टर से। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, खर्चा कितना पॉलिसी पे कितना हुआ है, परफॉर्मेंस क्या रहा है, ये सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन मॉनसून सेशन में जो अभी हुआ है, ये शर्मनाक है भाई। क्वेश्चन आवर केवल और केवल 9 मिनट तक चला है लोकसभा में। ठीक है? अब 1 घंटा का काम 9 मिनट तक चला है, फिर उसके बाद में राज्यसभा में भी कोई ज़्यादा प्रोडक्टिवनेस नहीं देखने को मिला। मिनिस्टर्स ने भी केवल क्योंकि आप क्वेश्चन सही पूछ नहीं रहे, हल्ला-हो चल रहा है, पूरी तरह से डिसरप्शन चल रहा है, तो मिनिस्टर ने भी केवल 2 ही क्वेश्चन के आंसर दे दिए, काम खत्म। 16 क्वेश्चन के आंसर दिए गए राज्यसभा में। तो क्वेश्चन आवर का डिसरप्शन होना मतलब सरकार, मतलब आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्च्युनिटी को मिस कर देती है अपनी पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि हम अपनी पॉलिसी में कर क्या रहे हैं, कैसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। और एट द सेम टाइम जो सिटीज़न है, आप, हम हैं, हम लोग भी एक इम्पॉर्टेंट जो मैकेनिज़्म है उसको लूज़ कर देते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं, तो पार्लियामेंट को भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट स्कीम एक्सपेंडिचर और इन सब चीज़ों को लेकर क्वेश्चन आवर में ही मिलता है। वो सब जानकारी हम तक पहुँचती है। तो क्वेश्चन आवर बहुत इम्पॉर्टेंट है सरकार को अकाउंटेबल ठहराने के लिए। मिनिस्टर्स को आंसर देना पड़ेगा अगर हम क्वेश्चन आवर में सवाल पूछेंगे। बट हमने इस कुछ ज़्यादा बड़ा करा नहीं है इस बार मॉनसून सेशन में। ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो जो एमपीज़ हैं, एमपीज़ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं, सरकार के डिसीजंस को लेकर डिमांड कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये रिवील कर सकते हैं, मतलब खासकर पब्लिक फंड्स का कैसे यूज़ हो रहा है। तो आप समझिए इतनी सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती थी, लेकिन निकाला क्या, उसका रिज़ल्ट क्या निकल कर आया? कुछ नहीं। केवल 2 दिन सही तरीके से फंक्शन कर पाया और बाकी सब बेकार। क्वेश्चन आवर केवल पार्लियामेंट्री फॉर्मेलिटी नहीं है, एक फॉर आप सोच रहे हैं कि एक फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, नहीं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबल रहती है। आप मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जहाँ सरकार बैठी है, सत्ता में बैठी है, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछने होंगे अपोजिशन को कि हाँ भाई, आपकी ये जो स्कीम्स हैं, ठीक है, इस स्कीम में किस तरीके से खर्चा हो रहा है, ये स्कीम कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। लेकिन जो डिसरप्शन क्रिएट हुआ है ना, उस डिसरप्शन की वजह से सरकार ने जल्दी-जल्दी मैनेज कर लिया। आप चिल्लाते रहिए, कुछ भी होता रहेगा, पार्लियामेंट डिसरप्ट होता रहेगा, उधर सरकार ने चुपचाप 11 बिल को पास कर दिया पार्लियामेंट में। सरकार फिर भी मैनेज कर पाई, 11 बिल्स पास हो गए। आपको पता है कौन-कौन से 11 बिल पास हुए? चर्चा भी नहीं हुई होगी इतनी, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी वही छप रहा है जो शोर-शराबा चल रहा है। आज ये वाला मुद्दा उठाया गया, आज ये वाला मुद्दा उठाया गया, लेकिन 11 बिल चुपचाप पास हो गए। लोकसभा, आप इमेजिन करो, 5 मिनट के अंदर में इन 11 में से 7 बिल को पास कर देती है और लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर एमपीज़ डिबेट नहीं कर पा रहे हैं कि एक बिल को लेकर कि भई ये बिल किस चीज़ को लेकर है। तो ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि इतनी तेज़ी से जो बिल पास हो जाना, क्योंकि आपने पहले इतना डिसरप्शन क्रिएट कर दिया, शोर-शराबा हुआ, ना ही कोई डिबेट हुआ, ना ही कोई स्क्रूटिनी हो पाई, ना ही कोई एग्ज़ामिनेशन हो पाया, ख़ासकर इन बिल को लेकर ना ही कोई कंसल्टेशन हो पाया और लास्ट में जब टाइम कम रहा, तो जल्दी-जल्दी चुपचाप 11 बिल पास हो गए। कितने? 11 बिल पास हो गए। हमें भी पता भी नहीं होगा कौन-कौन से बिल हैं यहाँ पर, है ना? चलो मैं बताता हूँ इसके बारे में। अब होता ये है कि इन 11 बिलों में से सबसे इम्पोर्टेंट बिल तो अपना ये रहा था, पब्लिक एग्ज़ामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, कि भई मुद्दा तो यही था ना, जब सेशन शुरू होता है, कि भई जो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, ख़ासकर इनको रोका जाए, तो उसके लिए सरकार बिल लेकर आती है, कि जो अनफेयर तरीका है पब्लिक एग्ज़ामिनेशन में, इसको रोका जाएगा, इसमें फ़ाइन, पनिशमेंट सब बढ़ा दिया गया था। फिर उसके बाद में एक बिल और था, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। इसका मेन पर्पज़ है देश का जो हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसको यहाँ पर चेंज करना। जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर में एक बदलाव लेकर आना। ठीक है? तो यही 2 बिल हैं जिस पे थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ है। अदरवाइज़ एफसीआरए अमेंडमेंट बिल आता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सॉरी बिल है अभी।
तो इस बिल को अभी जेपीसी को दे दिया गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो डिसाइड करेगी, वो स्क्रूटिनी करेगी, डिटेल तरीके से देखेगी। चलो ये तो फिर भी इफेक्टिव तरीका है, जेपीसी की तरफ भेज देना, मतलब जेपीसी अब अच्छी तरीके से पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी इस बिल के अंदर में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या चीज़ें सही हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में सही तरीके से बिल्स के ऊपर में डिस्कशन होना, डिबेट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल चल क्या रहा है, गवर्नमेंट ऑपोजिशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। इधर सरकार बैठी है, उधर ऑपोजिशन बैठी है, एक दूसरे से अग्री नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर ये किसी मुद्दे के ऊपर में, डिबेट नहीं कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में, ये है चीज़। कभी कोई उठ के चला जाए, कभी कोई उठ के चला जाए, कभी कोई कह सकते हैं कि जो पॉलिटिशियन है वो आए ना, एब्सेंट रहे सेशन से, ये चीज़ें चल रही हैं। तो आप देखोगे ये जो डिसरप्शन है ना, जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन भी आर्ग्यू क्या कर रही है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिबेट्स को अवॉइड कर देती है बार-बार इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, ये ऑपोजिशन का कहना है। गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यू है? सरकार कह रही है भई ऑपोजिशन जानबूझ के इतना शोर-शराबा करती है पार्लियामेंट के अंदर में, जानबूझ के इतना सारे मुद्दे को पॉलिटिसाइज़ कर दिया जाता है, जिस वजह से हमें जल्दी-जल्दी काम निपटाना पड़ता है फिर। सही तरीके से जो प्रोडक्टिवनेस है वो नहीं निकल कर आ पाती है। तो दोनों के अपनी-अपनी चीज़ें चल रही हैं कि भई ये इधर से वो नहीं करने दे रहे काम, उधर से ये नहीं करने दे रहे काम। आर्टिकल सजेस्ट करता है भई दोनों ही साइड्स को समझने की ज़रूरत है। जो ये चल रहा है और जो प्रोडक्टिवनेस लोकसभा, राज्यसभा की बेकार हो रही है, सेशंस बेफिज़ूल में यहाँ पर निकल रहे हैं, इसमें करोड़ों रुपया का खर्चा हो रहा है। पता है एक रिपोर्ट का क्या कहना है? आप सर्च करना उसके बारे में, वो रिपोर्ट है यार वो कौन-सा न्यूज़पेपर है? मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, मॉनिटरी करके कोई न्यूज़पेपर है, उसने आप सर्च करोगे मिल जाएगा। एक रिपोर्ट कहती है या एआई के ज़रिए सर्च कर लेना, रिपोर्ट कहती है कि जो अभी मॉनसून सेशन निकला है ना, 175 करोड़ रुपीज़ कितने 175 करोड़ रुपए वेस्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कोई परिणाम नहीं निकल कर आया, कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, बेफ़ालतू का यहाँ पर ड्रामा और जिस वजह से मैंने बताया, 1 मिनट का खर्चा 2 लाख रुपए, ढाई लाख रुपए हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर में, 1 मिनट का खर्चा। ठीक है? और इन्होंने कई मिनट, घंटे बर्बाद कर दिए हैं। 175 करोड़ रुपीज़ वेस्ट हो चुके हैं। आप कहोगे इतना पैसा कहाँ पे हो रहा है? भई जितने लोग प्रेज़ेंट हैं उनकी सैलरीज़ है जो भी जा रहे हैं। सच्चा सेशन ना होता तो यहाँ पर आप कह सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जब सारे एमपीज़ प्रेज़ेंट रहते हैं तो बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है। तो रिपोर्ट का कहना है ये, मैं अपनी साइड से नहीं बता रहा हूँ, इसको आप सर्च कर सकते हैं एक बार, कि इतना अमाउंट वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कोई सही तरीके से कोई एक सक्सेसफुल कह सकते हैं आउटकम नहीं निकल कर आया। ना ही कोई बिल पर ज़्यादा चर्चा हो पाई, ना ही कोई डिस्कशन हो पाया, उधर चुपचाप बिल भी पास हो गए, दूसरी तरफ से क्वेश्चन नहीं उठाए गए। ये तो मामला चल रहा है। अब राइटर साहब कहते हैं 2 मेजर इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं। 2 एग्ज़ैक्ट समस्याएँ हमको देखने को मिलती हैं। पहली समस्या है ऑपोज़िशन की इनेबिलिटी टू डिबेट कंटेंशियस इश्यू, जो एग्ज़ैक्टली सही है भाई। ऑपोज़िशन के पास में एक सफिशिएंट अपॉर्च्युनिटी की इनको ज़रूरत है कि भई जो पब्लिक इम्पोर्टेंस है, पब्लिक के जो मुद्दे हैं उसको खासकर उठाया जा सके और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जा सके। ठीक है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसी तरीके से काम भी करती है। आप सरकार की पॉलिसीज़ को क्वेश्चन करो ज़्यादा से ज़्यादा। उनसे एक्सप्लेनेशन माँगो कि भई यहाँ पर ये काम हुआ है, ये खर्चा हुआ है, कहाँ पे हुआ है, हमें इसके प्रूफ्स दो। अटकेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई देखो ये है प्रॉब्लम्स यहाँ पर। तो ये जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, इन इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर में हमें डिस्कशन करना होगा, बातचीत करनी होगी और अगर ये मुद्दे डिबेट नहीं करे जाएँगे, इनके ऊपर डिबेट नहीं होगी पार्लियामेंट में, तो आप समझ जाओ पार्लियामेंट कमज़ोर पड़ रही है, वो वीकर होती चली जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? पार्लियामेंट की इनेबिलिटी टू स्क्रूटिनाइज़ लेजिस्लेशन। सेकंड प्रॉब्लम इज़ कि भई जो एबिलिटी है, जो क्षमता है पार्लियामेंट की, लगातार एक लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी, एक डिटेल से इन्वेस्टिगेट करने की, वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो गई है। अब मान लो कोई बिल है जिसके अंदर में बहुत सारे लीगल प्रोविजंस है, कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है ना? सही तरीके से उसको डिटेल से स्टडी करना ज़रूरी है, बट स्टडी ना होते हुए सीधा आपने उसको पास करवा दिया, तो यहाँ पर ये भी चीज़ हमारे लिए इनफ नहीं है। तो आप डिसाइड कर रहे हैं कि हम डिलिमिटेशन करेंगे, एमपीज़ के नंबर्स को बढ़ाया जाएगा, तो आर्टिकल ये बताता है कि भई अगर आप लोकसभा के मेंबर्स, जैसे आज लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं और हमने देखा सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, तो एमपीज़ की संख्या बढ़ सकती है, 800 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं। आर्टिकल कहता है आप 800 क्या, आप 8000 एमपीज़ क्यों ना कर लो, लेकिन जब तक जो क्वालिटी है उस पे काम नहीं होगा, पार्लियामेंट्री की फंक्शनिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी और मेंबर्स बढ़ा लो, शोर-शराबा और बढ़ जाएगा और फिर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर बात ये है क्वांटिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की नहीं हो रही है कि आप क्वांटिटी बढ़ा दो, ज़्यादा एमपीज़ होंगे, प्रोडक्टिवनेस बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है। अभी 543 एमपीज़ में ही यहाँ पर सही तरीके से बिल पास नहीं हो पा रहे हैं। सही तरीके से मुद्दों पर डिबेट नहीं हो पा रहा। अबे जब बिल आएगा पार्लियामेंट में,
क्वेश्चंस होंगे अपोजिशन की साइड से, गवर्नमेंट जवाब देगी, बिल पे ज़्यादा डिटेल डिस्कशन होगा, तो वो बिल पब्लिकली ज़्यादा डिस्कस होगा। अब पता चल रहा है डिसरप्शन है, मामला सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, आपस में खुद की चल रही है भिड़त चल रही है, आपस में खुद पे एक दूसरे के ऊपर में बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर बिल पास हो जा रहा है। आपको भी बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं लग पा रही है। जब डिबेट्स होंगी पार्लियामेंट में, सही तरीके से डिस्कशंस होंगे, क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेनेशन आएगा, तभी पता चलेगा हाँ भाई यहाँ पर ये एग्जैक्टली बिल है। पता है आपको ज़्यादा बिल के बारे में? पहले तो हमें ज़्यादा बिल के बारे में पता रहता था क्योंकि चर्चाएँ होती थी। अभी चर्चाएँ बिल के ऊपर में कम हो चुकी हैं। तो पार्लियामेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए डिबेट, अकाउंटेबिलिटी, स्क्रूटिनी, डेलिब्रेशन ये ज़रूरी है। तो ये एमपीज़ के नंबर्स को बढ़ाने से नहीं आएगा। आपको क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के अंदर में। अब एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट में क्या ज़रूरी होता है? पहली चीज़ मीनिंगफुल डिबेट, सबसे पहली चीज़ यही है भाई। ज़बरदस्त एक डिबेट होनी चाहिए मुद्दे के ऊपर में, सटीक डिबेट होनी चाहिए। कोई भी बिल अगर आ रहा है तो, वो बिल कानून बनने वाला है भाई, देश के प्रति कानून बनने वाला है। देश को उसके हिसाब से चलना चलना है, तो उस पे एक सही सटीक डिस्कशन होना ज़रूरी है। क्वेश्चन आवर बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्क्रूटिनी, एक्सपेंडिचर सरकार कहाँ पे खर्चे कर रही है, वो जवाब देना होगा सरकार को, आप उस पे क्वेश्चन करो, ठीक है? तो ये सब करना ज़रूरी है, ये सब रिक्वायरमेंट है अगर आपको पार्लियामेंट का सही तरीके से फंक्शनिंग करना है, समझे? बाकी पार्लियामेंट कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर बिल को आप केवल पास करने के लिए बना रहे हो। बिल को पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो आज हम लोग कम करते चले जा रहे हैं और ये चीज़ें जब लगातार होती रहेंगी तो पार्लियामेंट रिपीटेडली अपने फंक्शंस को फ़ेल करता चले जाएगा और वो जो फंक्शनिंग है वो कमज़ोर होती चली जाएँगी। क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस कमज़ोर हो जाएगा। इवन जो आप कह सकते हैं हम लोग हैं, हम लोगों तक सही तरीके से जो सारी जानकारी है इवन वो नहीं पहुँच पाती लॉज़ को लेकर, बिल को लेकर। तो ये है, आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, पूरा मुद्दा अच्छी तरीके से समझ में आया है, पूरा मामला एग्ज़ैक्टली है क्या। तो ये था डिस्कशन, बाकी एक आर्टिकल और है, खासकर गंगा रिवर को लेकर, वो पुराना टॉपिक है, हमने डिस्कशन नहीं किया है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज का सेशन होता है समाप्त, मिलते हैं कल फिर से, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।